हेलो एटीपीएंस, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म गाइस। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकुर गुप्ता और इस सेशन में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको इस बात का आइडिया देना चाहूंगा कि अगर आपने इस चैप्टर के फंडामेंटल सही से नहीं समझे, तो आपकी नींव कमजोर होगी, क्योंकि आगे चल के जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बिल्डिंग तैयार होगी उसकी नींव क्या होगी? ये चैप्टर। मतलब ये चैप्टर आपके बेसिक्स को बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर करेगा। तो इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, सही है। तो अपनी कॉपी में हेडिंग लगाओ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग कार्बन और उसके द्वारा बनाए गए कंपाउंड की स्टडी करने वाले हैं। किसकी? कार्बन की स्टडी होगी और इसके कंपाउंड्स की स्टडी होगी। अगर मैं कार्बन की बात करता हूं तो यह सवाल जहन में आता है कि कार्बन ने ऐसा क्या ही किया, कार्बन ने ऐसा क्या ही किया कि उसके ऊपर पूरी एक किताब लिख दी, पूरा एक चैप्टर ही लिख दिया। भाई कार्बन क्या है, कार्बन ने क्यों ही ऐसा किया? पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट हैं, उन पे तो किसी पे किताब नहीं लिखी गई। किस पे लिखी गई? कार्बन के ऊपर। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के ही इर्द गिर्द घूमती है। तो कार्बन ने क्या ऐसा पाप किया या कार्बन ने क्या ऐसे अच्छे काम किए कि क्या हुआ? उस पे एक चैप्टर लिख दिया गया, पूरा ही चैप्टर लिख दिया गया। तो पहला सवाल हमारे जहन में ये आता है, क्या? वाई कार्बन इज इंपॉर्टेंट। मतलब कार्बन का क्या लोचा है, कार्बन इतना जरूरी क्यों है? वाई कार्बन इज सो इंपॉर्टेंट। इस सवाल का जवाब कौन देगा? इस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। असल में क्या होता है कि जो कार्बन है ना, जो कार्बन है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हर एक में पाया जाता है। कार्बन जो है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। एक तो ये कारण हुआ इसकी इंपॉर्टेंस का। मतलब पहला पॉइंट लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जीवित प्राणियों के लिए ये अमृत है, अमृत। कौन? कार्बन। दूसरा सवाल ये होता है कि जो कार्बन है वो काफी ज्यादा फ्यूल्स में पाया जाता है, चाहे वो वुड हो, चाहे वो कोल हो, चाहे वो केरोसिन हो, हर एक में क्या पाया जाता है? कार्बन। मतलब ऑलमोस्ट ऑल, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ऑलमोस्ट ऑल मतलब आधे से ज्यादा। ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल्स कंटेन कार्बन, सही है। मतलब कि जो फ्यूल्स होंगे उनके अंदर कार्बन पाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर क्या? एग्जाम्पल क्या? कोल हम लोग अच्छे से जानते हैं। कोल क्या होता है? तरह का कार्बन ही होता है। बात की जाए एलपीजी की, किसकी? एलपीजी की, उसमें क्या होता है? कार्बन होता है। बात की जाए कैरोसिन की, किसकी? कैरोसिन की, उसमें भी क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। इसीलिए कार्बन हमारे लिए इतना ज्यादा मैटर करता है कि हमने उसको स्टडी करने के लिए एक अलग ही चैप्टर लिख दिया, अलग ही चैप्टर बना दिया। पर सवाल अब फिर से उठेगा, सवाल फिर से आएगा कि पीरियोडिक टेबल में कार्बन के अलावा भी कुछ एलिमेंट हैं जिनकी रियल लाइफ इंपॉर्टेंस रही होगी। हर एक एलिमेंट की रियल लाइफ इंपॉर्टेंस होती है, पर कार्बन ने ऐसा क्यों ही किया?
कार्बन के पास ऐसी क्या शक्तियां थी कि उसने अलग चैप्टर ही बनवा लिया, अलग चैप्टर ही बनवा लिया। मतलब ये पॉइंट तो चलो समझ में आया कि कार्बन हमारे लिए जरूरी था, इसलिए हमने एक चैप्टर बना डाला। पर क्या और एलिमेंट्स जरूरी नहीं है? क्या उन पे हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ते। तो सवाल कहां आया? सवाल यहां आया कि कार्बन की रेलेवेंस क्या है, कार्बन की रेलेवेंस क्या है, कार्बन की यूनिकनेस क्या है। मतलब यूनिकनेस ऑफ कार्बन। क्योंकि रियल लाइफ इंपॉर्टेंस तो काफी एलिमेंट्स की है, तब हम उनका चैप्टर तो नहीं पढ़ते। किसका पढ़ते हैं? कार्बन का। तो कार्बन में कुछ तो ऐसा यूनिक रहा होगा, कार्बन में कुछ तो ऐसा अनोखा रहा होगा जिसके कारण हमने उसका अलग ही चैप्टर बना दिया। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? कार्बन यूनिक क्यों है? कार्बन यूनिक क्यों है? वो इसीलिए है कि कार्बन दुनिया में जितने कंपाउंड बनाता है, कार्बन दुनिया में जितने कंपाउंड बनाता है, उतने कंपाउंड कोई और एलिमेंट नहीं बना सकता। मतलब कि टेंडेंसी लिखना, टेंडेंसी टू फॉर्म, टेंडेंसी टू फॉर्म लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड। मतलब कार्बन की टेंडेंसी रहती है काफी कंपाउंड बनाने की। अगर मैं बात करूं पीरियोडिक टेबल की और कार्बन को एक जगह बिठा दूं और बाकी सारे एलिमेंट को एक जगह बिठा दूं, कार्बन से बनने वाले कंपाउंड को एक जगह बिठा दूं और उन्हीं एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड को एक जगह बिठा दूं, हमेशा कार्बन का ही पलड़ा भारी रहेगा। क्योंकि कार्बन जितने कंपाउंड बनाता है, उतने कंपाउंड बाकी सारे एलिमेंट मिलकर भी नहीं बना पाते। तो समझ में आ रहा है कि कार्बन की इंपॉर्टेंस क्या है। एक तो डेली लाइफ के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा सिंथेसिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितने ज्यादा कंपाउंड कार्बन बनाता है, उतने कंपाउंड कोई और एलिमेंट नहीं बनाता, कोई और एलिमेंट नहीं बनाता। इसीलिए एक पूरा चैप्टर ही हमने कार्बन को डेडिकेट कर दिया। जा खुश हो जा, तेरे पे एक चैप्टर लिख रहे हैं और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही इसी कार्बन के इर्द गिर्द घूमने वाली होगी। अब इस सवाल का जवाब कौन देगा कि कार्बन इतने कंपाउंड क्यों बनाता है, कार्बन इतने कंपाउंड क्यों बनाता है? तो चलो इस ही पॉइंट से शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की, जिसका नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो चलो पहले कार्बन के बारे में जान लें कि कार्बन क्या है। आओ, हम लोग पीरियोडिक टेबल में ये अच्छे से पढ़ते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है। चंपू, एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर है इसका 6। सही है। कार्बन का पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। सही है। और हम ये भी अच्छे से जानते हैं कि जितना एटॉमिक नंबर होगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहे होंगे, उतने ही नंबर ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए, कितने हुए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज इक्वल टू 6। सही है। तो जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि कार्बन के पास 6 ही प्रोटॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। किसकी? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर कार्बन के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात की जाएगी तब वो भी कितना होगा? 6 ही होगा। कितना होगा? 6 ही होगा। एटॉमिक नंबर की बात की,
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात की, अब बात करेंगे किसकी? मास नंबर की। किसकी? मास नंबर की। अब चंपू बोलेगा मास नंबर क्या होता है? मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का जो सम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मास नंबर। क्या बोलेंगे? मास नंबर। अगर मैं इनकी वैल्यूज को इसमें पुट करता हूं तो क्या है? सम ऑफ प्रोटॉन, मतलब सम की जगह लिखो नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सही है। प्रोटॉन्स का नंबर कितना है? 6 है, और न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना है? 6 है। मतलब 6 + 6 कितना हो गया चंपू? 12। कितना? 12। मतलब एटॉमिक नंबर इसका 6 है, एटॉमिक नंबर इसका 6 है, और मास नंबर इसका 12 है। क्या है? 12 है। मास नंबर 12 है, एटॉमिक नंबर 6 है। आओ आपको कार्बन की फोटो से मिलाऊं, कार्बन दिखता कैसा है, आओ दिखाता हूं। अब अगर मैं कार्बन की फोटो की बात करूं तो सपोज ये हमारे पास न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। और ये हमारे पास ऑर्बिटल है। क्या है? ऑर्बिटल है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। और जो ये भार बनाए हैं, जो ये भार बनाए हैं, ये क्या हैं? ऑर्बिटल्स हैं। क्या हैं? ऑर्बिटल्स हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं मास नंबर की, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम की, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में पाए जाएंगे। कहां पे? न्यूक्लियस में पाए जाएंगे। देखो, ये है प्रोटॉन और ये है न्यूट्रॉन। सही है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियस में पाए जाएंगे, और इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाएगा? इलेक्ट्रॉन। कौन लगाएंगे? इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होंगे, कुछ इस तरह से। देखो, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होंगे। जैसे सपोज करो, क्या एग्जांपल देंगे इसके लिए? मान लो आपके पास सन है, सन सेंटर में है, धरती उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो सन क्या हुआ? न्यूक्लियस हुआ, और धरती क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन। मतलब कि सन तो अपनी पोजीशन पर ही है, न्यूक्लियस तो अपनी पोजीशन पर ही है, उसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? अरे कौन लगा रहा है चक्कर? ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। बात क्लियर हुई? अब अगर मैं बात करूं ऑर्बिटल्स की, ऑर्बिटल्स की बात करूं, तब न्यूक्लियस से एक तो दूर ये ऑर्बिटल है। सही है। और एक ये दूसरा ऑर्बिटल है। तो ऐसा बोला जाता है, ऐसा पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा जाता है कि एक ऑर्बिटल में जो इनर मोस्ट ऑर्बिटल होगा, जो न्यूक्लियस से बिल्कुल बाहर वाला ऑर्बिटल होगा, उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन को रखने की जगह होगी। कितने? 2 ही इलेक्ट्रॉन उसके अंदर चक्कर लगा सकते हैं। अगर उससे बाहर वाले ऑर्बिटल की बात की जाएगी, अगर इस वाले ऑर्बिटल की बात की जाएगी, तब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे? 8 लगा सकते हैं। कितने? 8 लगा सकते हैं। पर कार्बन के पास तो टोटल 6 ही है, 2 तो यहां चक्कर लगा रहे हैं, बचे हुए 4 कहां लगाएंगे? बाहर वाले शेल में। मतलब कि कुछ इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ चक्कर लगा रहे होंगे। सही है। बाहर की तरफ 4 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे, और 2 अंदर की तरफ लगा रहे होंगे। मतलब कि ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। इस फोटो को देख के ये पता लग रहा है कि कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है, कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है, यानी मैं कहूं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होने वाली है, वो क्या होगी? 2,4। 2,4 मतलब पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, और दूसरे वाले में कितने लगा रहे हैं? 4। तो कोई बोले
कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो क्या बोलोगे? 2,4। मतलब पहले में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। बोलो, इतनी बात क्लियर हुई? तो अगर मैं बात करूं कि कार्बन के पास बाहर वाले शेल में, बाहर वाले ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये बोला जाएगा कि कार्बन जो है, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। मतलब क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में जो बाहर वाला शेल होता है, इसको वैलेंस शेल भी बोला जाता है। क्या? वैलेंस शेल। क्या है? वैलेंस शेल। कार्बन के वैलेंस शेल में, यानी कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में अगर 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये बोला जाएगा कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। अब टेट्रा शब्द कहां से आया? टेट्रा शब्द आया कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि वैलेंस शेल में। अब ये वैलेंट शब्द कहां से आया? वैलेंट शब्द बताता है कार्बन की वैलेंसी को। किसकी? कार्बन की वैलेंसी को। मतलब कि ये बता रहा है कि कार्बन जो है वो धरती पे आया ही 4 बॉन्ड बनाने हैं। भगवान ने उसको भेजा है तो 4 बॉन्ड बना के ही आएगा, 4 बॉन्ड से कम नहीं बनाएगा। मतलब कार्बन कैसा है? टेट्रावेलेंट है। कार्बन कैसा है? टेट्रावेलेंट है। अब सपोज करो मैं आपको सोडियम का एग्जांपल देता हूं। सोडियम का। किसका? सोडियम का। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है? 11। अगर 11 इलेक्ट्रॉन को मैं इसके अकॉर्डिंग अरेंज करता हूं तो कैसे लिखूंगा? 2, 8, 1। देखो, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और सबसे आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि अब ये बताओ, सोडियम को अगर अपना ऑक्टेट पूरा करना है, ऑक्टेट पूरा करना है, 8 का आंकड़ा बिठाना है, या नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना है, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना है, तो क्या कर सकता है? या तो 1 इलेक्ट्रॉन को भगा सकता है या 7 इलेक्ट्रॉन को बुला सकता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन को भगाता है तब क्या बनेगा? 2,8। और अगर 7 इलेक्ट्रॉन को आमंत्रित करता है तब क्या बनेगा? 2,8,8। मतलब कोई भी एलिमेंट ये चाहता है कि मैं स्टेबल रहूं, कि मैं स्टेबल रहूं। स्टेबल कैसे हो सकते हैं? भगवान ने एक रेफरेंस पॉइंट भेजा है, भगवान ने रेफरेंस पॉइंट भेजा है और एक एलिमेंट भेजा है। भगवान ने कहा एलिमेंट को, अगर तेरे को दुनिया में स्टेबल होना है, अगर दुनिया में तेरे को स्टेबल होना है तो इस रेफरेंस पॉइंट की तरह बनना होगा। और ये रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट क्या है? नोबल गैस। क्या है? नोबल गैस। यानी कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। क्या है ये? नोबल गैस है। क्या है? नोबल गैस है। तो भगवान ने ये बोला कि अगर ये 2 एलिमेंट हैं, ग्रीन वाला नोबल गैस है और रेड वाला मेरे पास एक एलिमेंट है, अगर मुझे इस रेड वाले को ग्रीन वाले में कन्वर्ट करना है तब क्या करना होगा? इसकी तरह दिखना होगा, इसकी तरह दिखना होगा। और इसकी तरह कैसे दिखा जा सकता है? इसकी तरह कैसे दिखा जा सकता है? या 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके तब इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। और ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी? नियोन की। याद करो, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तब 10 बन जाएगा, तब 10 बन जाएगा। या ये 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले तब क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? आर्गन बन जाएगा, आर्गन बन जाएगा। अब मुझे खुद ही बताओ, इसको 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन को पकड़ना? क्या आसान होगा? 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा और किस में कन्वर्ट होगा? अरे किस में कन्वर्ट होगा? Na+ के अंदर।
जैसे ही Na+ बनेगा, जैसे ही Na+ बनेगा, इसका एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा और ये किसकी तरह, नियोन की तरह चमकने लगेगा, हरा हरा हो जाएगा, हरा हरा हो जाएगा। किसकी तरह हो जाएगा, हरा हरा हो जाएगा। सही है। पर अगर सेम खेला, यही वाला खेला मैं कार्बन पर लगाता हूं, किस पे, कार्बन पर। कार्बन बोला कि अगर भगवान ने कार्बन को कहा कि अगर तुझे नियोन की तरह दिखना है, तब दो काम कर, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को जोड़ ले, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को जोड़ ले, या 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। मतलब या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तब किसकी तरह बनेगा, किसकी तरह बनेगा, ये नियोन की तरह, क्योंकि इसका 6 एटॉमिक नंबर है। 4 इलेक्ट्रॉन और इसकी जेब में डाल दूंगा, तब 10 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, मतलब कि नियोन की फोटो बनेगी। या फिर इन 4 इलेक्ट्रॉन को उठा के यहां से भगा दूं, इनको सुबह सुबह भगा दूं, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तब ये हीलियम की तरह दिखेगा। तो हीलियम भी एक नोबल गैस है, नियोन भी एक नोबल गैस है। अब मुझे ये बताओ, बिल्कुल अच्छे से बताओ, अगर मैं बात करूं कार्बन के 4 नेगेटिव की, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास थे, 4 भी थे, और 4 मैंने और जोड़ दिए, मतलब कि 2,8 कर दिया। सही है। ये किसकी फोटो है, C4 नेगेटिव की। जब उसने 4 इलेक्ट्रॉन उधारी में लिए थे, 4 इलेक्ट्रॉन उधारी में लिए थे, तो 2 तो इसके पास थे, ये 4 भी इसके पास थे, 4 और इसको दे दिए, तो क्या बना, C4 नेगेटिव। या क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, C4 पॉजिटिव। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ही बचे, 2 इलेक्ट्रॉन ही बचे, इन 4 को ये त्याग कर दे, इन 4 का ये त्याग कर दे, और कहे अपन को शांति मांगता है, अपन को शांति मांगता है, मैं तो हिमालय पर तपस्या करने जा रहा हूं, ले लो मेरे 4 इलेक्ट्रॉन, मुझे नहीं चाहिए। तो क्या बनेगा, C4+ बनेगा। पर अगर मैं C4 नेगेटिव की बात करूं, तो वो कहेगा, वो लालची हो जाएगा, यार कहीं से जुगाड़ करो, यार कहीं से बंदोबस्त करो, 4 इलेक्ट्रॉन अगर मिल गए तो मजे हो गए, बल्ले बल्ले मजे हो गए। तो अब ध्यान से सुनना, कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करता है, कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ कर ले, तब बनेगा C4 नेगेटिव। जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करेगा, घर में बैठा प्रोटॉन आंख दिखाएगा, घर में बैठा प्रोटॉन आंख दिखाएगा, बोलेगा अपुन से नहीं संभलता, अपुन से नहीं संभलता। पहले तो 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 ही प्रोटॉन थे, अब क्या कर दिया, 6 प्रोटॉन पर 10 इलेक्ट्रॉन कर दिए, 6 प्रोटॉन पर 10 इलेक्ट्रॉन कर दिए। क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 10 हो चुका है, आपने बाहर से इलेक्ट्रॉन ही तो ऐड किए, प्रोटॉन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब कि C4 नेगेटिव में क्या घाटा है कि उसमें 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन की रखवाली करनी होगी। पहले 6 प्रोटॉन 6 ही इलेक्ट्रॉन की रखवाली कर रहे थे, अब 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन की रखवाली करनी होगी, तो मुश्किल होगी, तो मुश्किल होगी। अगर C4 पॉजिटिव की बात करता हूं, अगर C4 पॉजिटिव की बात करता हूं, तो क्या हो गया, पहले 6 प्रोटॉन को 6 इलेक्ट्रॉन की रखवाली करनी थी, अब 6 प्रोटॉन को 2 ही इलेक्ट्रॉन की रखवाली करनी है। तो ना इधर जाए चैन है, ना इधर जाए चैन है, हर जगह मरे ही मरे। मतलब कि कार्बन बोला, ना मैं 4 ऐड करवा सकता हूं, ना मैं 4 निकलवा सकता हूं, क्योंकि जो प्रोटॉन बाबा बीच में बैठे हैं, प्रोटॉन बाबा जो बीच में बैठे हैं, ये हल्ला करते हैं, ये हल्ला करते हैं। कभी कहते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन की रखवाली करो, कभी कहते हैं 10 इलेक्ट्रॉन की रखवाली करो, कभी कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन की रखवाली करो। बाप रे बाप, मैं तो परेशान हो गया, मैं नहीं कर सकता ये कार्यक्रम। तो इसी कंसेप्ट से, इसी कंसेप्ट से, अरे ध्यान से सुनो, इसी कंसेप्ट से जन्म होता है कोवलेंट बॉन्डिंग का, इसी कंसेप्ट से जन्म होगा किसका, बॉन्डिंग का। सही है। तो इस कंसेप्ट को छापो, फिर हम लोग पढ़ेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। मैं कहूं उसको नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, वो समझ नहीं आया तो कुछ समझ नहीं आया, अगर वो समझ में आया तो लाइफ झिंगा लाला। सही है, इसको नोट करो,
फिर हम लोग पढ़ेंगे ये बॉन्ड क्या होता है, ये बॉन्ड क्या होता है। छापो उसको। अब हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म की, जिससे ही सारी केमिस्ट्री लिंक्ड है, सारी केमिस्ट्री आपस में लिंक्ड है। अगर ये बॉन्ड टर्म आपको समझ नहीं आया तो समझ लो आगे का रास्ता मुश्किल है। इसीलिए ही बोल रहा हूं कि ये चैप्टर आपका फाउंडेशन सेट करेगा, जिस पे पूरी ऑर्गेनिक की इमारत खड़ी होगी। अगर बॉन्ड की बात करता हूं, अब सपोज करो एक मैं हूं, एक अर्थ है, अर्थ और मेरे बीच में ग्रेविटेशनल पुल है, मतलब अर्थ और मेरे बीच में एक बॉन्ड है। आपका आपके पापा के साथ, आपका अपने पेरेंट्स के साथ एक बॉन्ड है, आपका अपने सिबलिंग्स के साथ भी बॉन्ड है, और किसी चंपू का किसी और चंपी से भी कुछ कुछ बॉन्ड होगा। उसकी चर्चा हम यहां नहीं करेंगे, उसकी चर्चा हम यहां पे नहीं करेंगे। हम केमिस्ट्री में बात करेंगे ऑर्गेनिक स्पीशीज की। ऑर्गेनिक स्पीशीज की, जब दो ऑर्गेनिक स्पीशी आपस में अट्रैक्ट होती हैं, आपस में अट्रैक्ट होती हैं, तो उस टाइप के अट्रैक्शन को क्या बोला जाता है चंपू? बॉन्ड बोला जाता है। तो लिखो, क्या लिखोगे? बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ attractive interaction between two chemical species। सही है। तो कोई बाहर चलता हुआ पूछ लेना, आस पड़ोस की आंटी पूछ ले बॉन्ड क्या है, ये मत कहना मैं चंपू हूं मेरा चंपी के साथ बॉन्ड है ना, गलत बात। केमिस्ट्री में बात करेंगे केमिकल स्पीशी के बीच में बनने वाले बॉन्ड की, मतलब दो केमिकल स्पीशी अगर आपस में अट्रैक्ट हो रही हैं तो इस ही अट्रैक्शन को नाम दिया जाएगा बॉन्ड। क्या नाम दिया जाएगा? बॉन्ड। तो इस लेवल पे, इस पर्टिकुलर लेवल पे हम लोग बॉन्ड को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है आयनिक बॉन्ड, और दूसरा होगा कोवलेंट बॉन्ड। चलिए, अगर आयनिक बॉन्ड की चर्चा की जाए तो इस टाइप के बॉन्ड बनते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। अब सपोज करो मेरे पास एक सोडियम है, अभी मिलवाया था सोडियम बाबा से। सोडियम क्या कहते हैं? मेरी कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 और 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर मेरा 11 है, मेरी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8 और 1। अगर बात की जाए क्लोरीन की, अगर बात की जाए Cl की, तो Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है। कितना? 17 होता है। तब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? जल्दी से बोलो, क्या आएगी? हाँ, 2 8 और 7, 2 8 और 7। अब सोचो, इस सोडियम को लालच है, याद करो सोडियम को क्या लालच था कि मैं नोबल गैस की तरह बन जाऊं। तो अब ये इस एक इलेक्ट्रॉन को भगाने की कोशिश करेगा, रिश्वत देगा कि यार चला जा, मेरे को स्टेबल होने दे। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से भाग जाता है तब बनेगा Na+, और Cl की क्या चाहत है? Cl चाहता है कि कहीं से एक इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ हो जाए। अगर जुगाड़ हो जाए तो लाइफ बन जाए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां जुड़ जाए तब ये कन्वर्ट होगा आर्गन के अंदर, जो कि एक नोबल गैस है। तो जो इस सोडियम ने ये एक इलेक्ट्रॉन गायब किया था, ये Cl रातों रात इसी इलेक्ट्रॉन का बंदोबस्त कर लेता है और किसमें कन्वर्ट होता है? Cl नेगेटिव में। किसमें? Cl नेगेटिव में।
क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को खोया है, एक इलेक्ट्रॉन को खोया है, तब इस पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और क्योंकि Cl ने एक इलेक्ट्रॉन को खाया है, तब यहां बनेगा Cl नेगेटिव। क्या बनेगा? Cl नेगेटिव। अब सोचो, अगर ये Na प्लस है, Na प्लस को और Cl नेगेटिव को मैं पास पास रख दूं, मैं पास पास रख दूं, क्या होगा? इनसे रहा नहीं जाएगा, इनसे रहा नहीं जाएगा, और चुपके से अट्रैक्ट होंगे, चुपके से अट्रैक्ट होंगे। और किसका फॉर्मेशन करेंगे? NaCl का। किसका? NaCl का। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव स्पीशी है, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, यानी कि इन दोनों के बीच में गुल्लू गुल्लू होगा, इन दोनों के बीच में गुल्लू गुल्लू होगा, जिससे क्या बनेगा? NaCl बनेगा। और इसी टाइप के बॉन्ड को, और इसी टाइप के बॉन्ड को बोला जाता है आयनिक बॉन्ड। मतलब आयनिक बॉन्ड, लिखो कॉपी में लिखो, ionic bond is a type of bond, which is formed by transfer of electrons, मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसको बोला जाएगा आयनिक बॉन्ड। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को Cl को ट्रांसफर कर दिया, तो क्या बना? आयनिक बॉन्ड बना। और ये याद रखना, एक बात याद रखना कि आयनिक बॉन्ड हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनेगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा। क्योंकि सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, इसलिए इस टाइप का बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, जिसमें मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और नॉन मेटल उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो इस टाइप के बॉन्ड को बोला जाएगा आयनिक बॉन्ड। क्या बोला जाएगा? आयनिक बॉन्ड। पर इस पर्टिकुलर बॉन्ड से हमारा इतना ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री के अंदर जिस बॉन्ड का बोलबाला है वो होता है कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि याद करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी टिकी ही कार्बन पर है, कार्बन पर ही टिकी है। कार्बन ना 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता था, ना 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ सकता था। मतलब ये ट्रांसफर का खेला कार्बन नहीं कर सकता, ये ट्रांसफर का खेला कार्बन नहीं कर सकता। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जन्म हुआ एक नए बॉन्ड का। किसका? नए बॉन्ड का। उसका नाम क्या है? कोवलेंट बॉन्ड। क्या नाम होगा? कोवलेंट बॉन्ड। अगर सपोज करो मेरे पास ए स्पीशी है, मेरे पास ए स्पीशी है, इसका कोई ये ऑर्बिटल है, इसका कोई ये ऑर्बिटल है, और मेरे पास एक बी स्पीशी है जिसका ये ऑर्बिटल है। तो बेसिकली ये बोला जाएगा कि कोवलेंट बॉन्ड उस टाइप के बॉन्ड को बोला जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं। इस लेवल तक ये डेफिनेशन परफेक्टली वर्क करती है। पर जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे आपको यकीन होगा कि ये स्टेटमेंट ही वाहियात है, स्टेटमेंट ही वाहियात है। मतलब असल डेफिनेशन ये होनी चाहिए, असल डेफिनेशन ये होनी चाहिए कि कोवलेंट बॉन्ड उस टाइप के बॉन्ड को बोला जाता है जहां पे दो ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो। क्या हो? ओवरलैपिंग हो। क्या है ये? ओवरलैप है। दो ऑर्बिटल के बीच में अगर ओवरलैपिंग होगी तो इस ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड को बोला जाएगा कोवलेंट बॉन्ड। तो सुन लो, दो तरह की स्टेटमेंट बता दी। एक स्टेटमेंट ये है कि आपको ध्यान रहे कि कोवलेंट बॉन्ड उस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। पर यह भी बताया कि ये स्टेटमेंट बड़ी नैरो है, बड़ी छोटी है, छोटी क्लासेस में अच्छी लगती है। जैसे जैसे हायर क्लासेस में पहुंचेंगे ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही वाहियात है।
इस स्टेटमेंट को ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड उस टाइप के बॉन्ड को बोला जाता है जहां पे दो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हो, दो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हो, मतलब कि ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड को, ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड को क्या नाम दिया जाएगा? कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन बोला, अरे बाजार में नया बॉन्ड आया है, चलो चल के मजे लिए जाएं, चलो यही हमारी समस्या हल करेगा, क्योंकि हम तो ठहरे नॉन मेटल, हम तो बॉन्ड नहीं बना सकते, हम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर नहीं करा सकते, पर उधार तो ले सकते हैं, शेयर तो कर सकते हैं, तो इसी शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को नाम दिया जाएगा कोवलेंट बॉन्ड। तो क्या लिखोगे? These type of bond are formed by sharing of electrons, और ब्रैकेट में ये भी मेंशन करना कि ऑर्बिटल्स जब आपस में ओवरलैप करेंगे, जब दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे और उस ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड को नाम दिया जाएगा कोवलेंट बॉन्ड। क्या नाम दिया जाएगा? कोवलेंट बॉन्ड। सही है। और दूसरा पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है कि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमेशा दो नॉन मेटल इन्वॉल्व रहते हैं। क्या? दो नॉन मेटल इन्वॉल्व रहते हैं। जैसा खेला हम लोग आयनिक बॉन्ड में कर रहे थे कि वहां पे एक मेटल था और एक नॉन मेटल था, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था, नॉन मेटल एक्सेप्ट करता था, तब क्या बनता था? आयनिक बॉन्ड। पर अगर कोवलेंट बॉन्ड की बात करूं तब कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बन रहा है, मतलब मेटल का कोई रोल बिल्कुल नहीं है। कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे दो नॉन मेटल के बीच में, दो नॉन मेटल के बीच में। तो इस बात का ध्यान रखना, आयनिक बॉन्ड बनेगा मेटल और नॉन मेटल में, और कोवलेंट बॉन्ड बनेगा दो नॉन मेटल में। सही है। इसको छापो, फिर हम लोग देखेंगे इस कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स को। सही है। इसको बराबर से नोट करो। अब हम लोग बात करने वाले हैं कोवलेंट बॉन्ड के टाइप के बारे में, क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बताया है कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग डील करेंगे कोवलेंट बॉन्ड को, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उत्पाद कौन मचाएगा? कार्बन। और कार्बन के बस की बात नहीं है आयनिक बॉन्ड बनाना, उसको कहां जाना होगा? कोवलेंट बॉन्ड के पास। तो इसी तरह अब हम पढ़ने वाले हैं कि कोवलेंट बॉन्ड किस किस तरीके के होते हैं, मतलब टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो कॉपी निकाल ली ही होगी, हेडिंग लगा ही लो, बीच में झपकी मत लेना। सही है। टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। कोवलेंट बॉन्ड के तीन तरह के टाइप हम लोगों को डील करने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अगर पहले टाइप की बात करूं तब इसको बोला जाता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्या? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सही है। दूसरा क्या होगा? दूसरा टाइप क्या रहा होगा? डबल कोवलेंट बॉन्ड, मतलब डबल कोवलेंट बॉन्ड। और जो तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप होगा वो होगा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। क्या? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अगर इन तीनों कोवलेंट बॉन्डों की कहानी आपको क्लियर हो गई तब आगे चल के आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। अक्सर बच्चों को यही दिक्कत होती है कि कहां पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, कहां पे डबल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है और कहां पे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो इन तीन कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, हर एक का उदाहरण लेकर चलेंगे कि उसका एग्जाम्पल क्या रहा होगा। अगर मैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की बात करता हूं तो कैसे बनता है, ध्यान से सुनना। अगर एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को भगवान ने उतारा ही एक इलेक्ट्रॉन के साथ है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है चंपू? 1 है। अगर उसका एटॉमिक नंबर 1 है तब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा। एक दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है।
हाइड्रोजन बोला मैं क्या करता हूं, आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता, चलो दूसरे हाइड्रोजन के पास चलता हूं। तो क्या किया, सुबह सुबह पहुंचा, कटोरा लेकर पहुंचा हाइड्रोजन के पास। अरे हाइड्रोजन बाबा 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो क्या बोला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन क्या बोला, यार जरूरत तो मेरे को भी थी, मैं भी तेरे घर आने ही वाला था, पर कटोरा लेके नहीं आने वाला था। चल तू आ ही गया है, कटोरा भी ले आया है, चल हम लोग एक काम करते हैं, आपस में ही साथ साथ रहते हैं। तो हाइड्रोजन क्या बोला, क्योंकि मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा हाइड्रोजन बोला कि मेरे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, चलो उसको शेयर किया जाए, चलो इसको शेयर किया जाए। तो क्या होगा, इस वाले हाइड्रोजन को लगेगा कि मेरे कब्जे में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले हाइड्रोजन को लगेगा मेरे कब्जे में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और हमारा काम हो जाएगा। और इसी से बन के आएगा हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जिसको हम लोग जानते हैं H2 से। किससे, H2 से। सही है। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब, अगर किन्हीं दो एटम्स के बीच में, किन्हीं दो एटम्स के बीच में इस तरह का डैश लिखा गया है, इस तरह का डैश लिखा गया है, तो ये डिनोट करेगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को। किसको, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को। बोलो, इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड के पास। किसके पास, डबल कोवलेंट बॉन्ड के पास। अगर डबल कोवलेंट बॉन्ड की बात करूं, तब इसके अंदर सपोज एक ऑक्सीजन है और ये दूसरा ऑक्सीजन है, मोटे मोटे 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, 8 होता है। पर उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 ही होंगे। क्यों, याद करो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर 8 है, तब वैलेंस शेल में तो 6 ही होंगे ना। 2,6 ही इसके वैलेंस शेल में होंगे, और वो ही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। अब किसी चंपू का ये भी मैसेज आएगा, सर इन 2 इलेक्ट्रॉन ने क्या गुना किया था कि ये बॉन्ड नहीं बना रहे। वो इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि एक तो ये शेल पहले से ही फिल है, क्योंकि पहले शेल में आ ही 2 इलेक्ट्रॉन सकते हैं, और दूसरा इन इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का इतना तगड़ा चार्ज लग रहा है कि वो अपनी बंधन से इसको जाने नहीं देगा, बोलेगा बॉन्ड बॉन्ड होता रहेगा, मेरे साथ बैठा रहे। समझ रहे हो। तो ऑक्सीजन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है जो उसके वैलेंस शेल में है। आओ बनाए, 1 और 2, 3 और 4, 5 और 6। सही है, 6 इलेक्ट्रॉन को मैंने दिखाया क्रॉस साइन से। सिमिलरली इस ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे कुछ इस तरह से। अब क्या होगा, ऑक्सीजन को जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तब ये कन्वर्ट होगा नियोन के अंदर, जो कि हमारी नोबल गैस है। अब ये क्या करेंगे, दोनों ऑक्सीजन एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करेंगे। क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे, और यहां से जो फोटो बन के आएगी वो क्या होगी, बिल्कुल ध्यान से देखना, कुछ इस तरह की होगी, कुछ इस तरह की होगी। ये मैंने आंख नहीं बनाई, कभी सोच रहे हो ये एक आंख है, ये एक आंख है, बीच में चश्मा लगा है, नहीं, ये एक ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है, इसके बीच में अरे पाई बॉन्ड बना है चंपू, क्या है, पाई बॉन्ड बना है। तो इसको ही बोला जाएगा O2। क्या बोला जाएगा, O2। मतलब कि अगर कोई स्पीशी ए है वो दूसरी ए स्पीशी के साथ बॉन्ड बना रही है और ये इक्वल टू का साइन लगा है, इसको बोला जाएगा डबल कोवलेंट बॉन्ड। क्या, डबल कोवलेंट बॉन्ड। सही है। तो कहीं पे कुछ इस तरह की फोटो दिखाई दे जहां पे 2 एटम के बीच में इक्वल टू साइन लगा जैसा दिख रहा हो, तो वो इक्वल टू नहीं है। हम मैथ थोड़ी पढ़ रहे हैं, ये इक्वल टू नहीं है, ये क्या है, डबल कोवलेंट बॉन्ड है। अब चलो मिला जाए ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड से। तो मैं पहुंचा नाइट्रोजन के पास। किसके पास, नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 7 होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रही होगी 2,5। क्या, 2,5,
मतलब कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ हो जाए तो लाइफ बन जाए किसकी, नाइट्रोजन की। 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो लाइफ बन जाएगी। अब देखो नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो बना रहा हूं 1 2 3 4 5, सही है। 1 2 3 और 4 और 5। सिमिलरली दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 3 ही इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, मतलब 5 वैलेंस रहे होंगे। कुछ इस तरह से मैंने इसको शो किया। अब क्या होगा, क्या होगा, नाइट्रोजन कहेगा मेरे को भी जरूरत है, मेरे बस की बात भी नहीं है आयनिक बॉन्ड बनाना, चलो मिलके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, चलो मिलके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो कुछ इस तरह की फोटो हमें नजर आएगी और इसी फोटो को बोला जाएगा N2। क्या बोला जाएगा, N2। क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन और इस नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, तब इनके बीच में, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना, सही है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बॉन्ड बना और इन दोनों के बीच में कुछ इस तरह से बॉन्ड बना। तो क्या फोटो निकल के आई, N ट्रिपल बॉन्ड N, N ट्रिपल बॉन्ड N। और इसके बाद इसको बोला जाएगा N2। क्या बोला जाएगा, N2 बोला जाएगा। और कहीं पे अगर आपको A एटम मिले और उसके साथ कुछ इस तरह का बंधन हो, मतलब इक्वल टू साइन भी हो और एक और डैश लगा दिया जाए, मतलब 2 एटम के बीच में अगर 3 डैश लगे हों तो इसका मतलब डैश कत्ते नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, अरे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, सही है। तो ये हमारा हुआ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का खेला कि आखिरकार सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा। तो एक एक करके इन सभी बातों को नोट करें, सभी बातों को अच्छे से नोट करें, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। क्योंकि देखने के साथ साथ लिखते रहने से आपकी मेमोरी में वो स्टोर भी हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे इनके और एग्जाम्पल के बारे में और देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। धीरे धीरे हम पूरी केमिस्ट्री से एंट्री कर रहे हैं ऑर्गेनिक की तरफ, पूरी केमिस्ट्री से एंट्री कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। आज हमने केमिस्ट्री में गोते लगाए हैं, कल हम लगाएंगे ऑर्गेनिक के गोते, ऑर्गेनिक में गोते लगाने वाले हैं। तो कल पढ़ेंगे या नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि असल में ये बॉन्ड बना लिए हैं, अब और बॉन्ड किस किस तरह के होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे। तो चलिए एक एक करके आज की बातों को रिकॉल करते हैं। कोई चंपू बीच में सो गया हो उसको भी ध्यान रहे। पहला क्या देखा, पहला देखा कि कार्बन ही क्यों यूनिक है, वाई कार्बन इज सो इंपॉर्टेंट टू अस। सेकंड देखा कि वाई कार्बन इज यूनिक, कि उस पे पूरा ही ग्रंथ छाप दिया, पूरा ही ग्रंथ लिख दिया कार्बन के ऊपर। तो आई होप आपको वो बात क्लियर हुई होगी। फिर हमने जाना कार्बन क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होंगे, क्यों कार्बन को जरूरत पड़ी कोवलेंट बॉन्ड बनाने की, और इसी कार्बन की वजह से दुनिया में कोवलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट ने जन्म लिया। फिर हमने जाना बॉन्ड के बारे में, आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। फिर हमने देखा कि कोवलेंट बॉन्ड के टाइप क्या होंगे, एक सिंगल होगा, एक डबल होगा, एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा। सो आई होप कि आपको इस सेशन में क्लैरिटी हुई होगी कि हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी में किस किस तरह की बातें पढ़ते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।